Cytoplasm, the part of the cell which occurs between the plasma membrane and nuclear envelope is called cytoplasm. एक सेल में न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड पाया जाता है, इसी लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। The inner granular mass of the cytoplasm is often called endoplasm, while the outer cleary glassy layer is called cell cortex or ectoplasm। और ये जो अंदर में जो मटेरियल्स होता है न्यूक्लियस के पास जो मटेरियल्स होता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, जो कि ज़्यादा ग्रैनुलर होता है, ज़्यादा ग्रैनुलर मास होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है और बाहर में थोड़ा तरल होता है, जिसको कि कहते हैं इक्टोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांट दिए, इनर पार्ट्स जो कि मोर कॉन्डेंस्ड है, मोर गाढ़ा है ना, तो उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म, और बाहर में जो क्लियरी है, ग्लासी है, कम गाढ़ा है, उसे कहते हैं इक्टोप्लाज्म। Cytoplasm consists of an aqueous ground substance, the cytosol, containing a variety of cell organelles and other inclusions such as insoluble waste and storage products, starch, glycogen, lipids, etc। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके जो ग्राउंड सबस्टांस है, जो इसका जो लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इस लिक्विड को, इस ग्राउंड सबस्टांस को कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। और यह जो साइटोसोल जो होता है वो बना हुआ होता है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, लिपिड, इन सब चीजों का। साइटोसोल हम लोग देखते हैं। साइटोसोल इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। आपका जो सेल होता है, इस सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बीच में जो सॉल्युबल पार्ट है, इसे ही हम लोग साइटोसोल कहते हैं। इट फॉर्म्स द ग्राउंड सबस्टांस और बैकग्राउंड मटेरियल। या ग्राउंड सबस्टांस या बैकग्राउंड मटेरियल बनाता है ऑफ द साइटोप्लाज्म का, एंड इज लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। और यह सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में रहता है। और इसी साइटोसोल में आपका अलग अलग तरह का सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। साइटोसोल कंटेन्स ए सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। यह साइटोसोल जो होता है वास्तव में एक प्रोटीन फाइबर्स का होता है, यह बना हुआ, इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोसोल इज अबाउट 90% वाटर। साइटोसोल में 90% वाटर होता है एंड फॉर्म्स ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जो कि सारे तरह के बायोकेमिकल्स को जीवन के लिए जो ज़रूरत है वो रखे रहता है। वो कहाँ रहता है? साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में। Some of these are ions and small molecules forming true solutions such as salts, sugars, amino acids, nucleotides, vitamins and dissolved gas। ये सारे के सारे चीज आपको सॉल्ट्स, सुगर्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, डिजॉल्व्ड गैस, ये सब आपको साइटोसोल में घुले रहते हैं। और अदर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी इसमें रहते हैं, विच फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं प्रोटीन्स मौजूद होकर के। फंक्शंस ऑफ साइटोसोल। साइटोसोल दैट मीन्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ही छोटा सा नाम है साइटोसोल। एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस, etc। जितने भी तरह के वाइटल्स केमिकल्स हैं जो कि सेल्स को जीवित रहने के लिए और विभिन्न तरह के मेटाबॉलिज्म वर्क करने के लिए ज़रूरी है, वो सारा का सारा वाइटल केमिकल्स साइटोप्लाज्म में ही रहता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, vitamins, ions, etc। It is the site of certain metabolic pathways such as glycolysis। और कुछ मेटाबॉलिक पाथवे हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ये सब
सॉल में ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम अमीनो एसिड्स टेक प्लेस इन द साइटोसॉल। साइटोसॉल में ही फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। एक जीवित साइटोप्लाज्म, एक लिविंग साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म हमेशा मूवमेंट करता रहता है, उसमें हमेशा मूवमेंट चलते रहता है। Cell organelles. Cell organelles are small organs of the cells and are found embedded in the cytosol. सेल ऑर्गन्स छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर साइटोसॉल में रहते हैं। दे फॉर्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, और ये सेल के लिविंग पार्ट बनाते हैं। एंड ईच ऑफ देम हैज ए डिफिनिट शेप, और प्रत्येक का डिफिनिट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। हम लोगों ने सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोसोल होता है, इसके बारे में भी पढ़ा। अब इस साइटोसोल में ये जो लिक्विड है साइटोसोल्स, जो कि जीवन का आधार है, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स, विटामिन वगैरह सब रहते हैं, इसी साइटोसोल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, आपको गोल्गी एपरेटस रहते हैं, लाइसोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम्स, बहुत सारे के सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो कि जिनका एक निश्चित शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। अब उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इनका क्या क्या वर्क है, कैसा इनका नेचर है। जैसे सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Inside the cell, there exists a membranous network enclosing a fluid-filled lumen which almost fill up the intracellular cavity. जितने भी खाली गैप है ना, उसको यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही फिल करता है लगभग। और at the one end of endoplasmic reticulum is connected to outer membrane of nucleus and the other end to the plasma membrane. ये जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक छोर तो यहाँ न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और दूसरा इसका जो छोर है बाहर आपका इस सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ये जिससे कि कोई भी मटेरियल्स का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकाल करके बाहर आपका सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से बाहर किया जा सके, या सेल मेम्ब्रेन से कोई मटेरियल्स को हम लोग को अंदर अगर ले जाना न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जा सकता है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑकर्स इन 3 फॉर्म्स। और जो सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहते हैं वो 3 तरह से रहते हैं। पहला सिस्टर्नाई, दैट इज क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स। सिस्टर्नाई जो रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं आपको। और दूसरा वेसाइकल्स, गोल गोल रहेंगे किसी भी तरह का से। एंड तीसरा ट्यूब्यूल्स, और तीसरा ट्यूब्यूल्स की तरह रहते हैं। तो 3 तरह से आपको सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे जा सकते हैं। देखिए ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिस्टर्नाई के रूप में है, और यही बढ़ते 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 ये यहाँ जाकर सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि वेसाइकल्स के रूप में भी रहते हैं, छोटे छोटे वेसाइकल्स के रूप में रहेंगे। और तीसरा आपको ट्यूब्यूल्स के रूप में भी आपको पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल में। और इट इज ऑफ 2 टाइप्स। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक वो रेटिकुलम होते हैं जिस पर कि राइबोसोम अटैच्ड होता है विथ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उदाहरण है, ये सब पर राइबोसोम अटैच्ड है, इसके सरफेस पर क्या है, राइबोसोम अटैच्ड रहता है फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। और यही राइबोसोम्स जो है, जो अटैच्ड होता है इसके सरफेस पर, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस यही करता है। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज विदाउट राइबोसोम्स, जो बिना राइबोसोम्स का है, जैसे ये देखिए बिना राइबोसोम्स का, एंड इज मीन्ड फॉर सेक्रेटिंग लिपिड्स, या लिपिड सेक्रेट करने के काम में आता है। थ्री डायमेंशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको हमने दिखाया था पिछला पिक्चर में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। आरबीसी ऑफ मैमल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। हमारा जो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स ह्यूमन और जितने मैमल्स हैं, उसमें उसके आरबीसी में, उसका आरबीसी का जो सेल है, आरबीसीएस जो सेल है, ब्लड का जो सेल है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। यानी आरबीसीएस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गैप ज़्यादा रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर भर गया तो जगह नहीं रहेगा, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है तो ये आसानी से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ब्लड में ट्रांसफर करता है। इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली आपका सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है सेल का। जिस तरह से हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं जो कि स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक उसी तरह से सेल में स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपको एक पासेज भी बनाता है कि एक न्यूक्लियर मटेरियल के से दूसरे सेल्स के न्यूक्लियर मटेरियल में आपका कोई भी मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या इस न्यूक्लियर मटेरियल से सेल के बाहर कोई मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। Certain enzymes present in the smooth endoplasmic reticulum synthesize fats, lipids, steroids and cholesterol। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, उस पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो फैट्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर जो आपका राइबोसोम्स पाया जाता है, तो ये जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। लेकिन उस प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। इसके सरफेस पर जो राइबोसोम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम का काम क्या है, ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ देते हैं। और इस प्रोटीन को ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, माने दूर दूर तक आवागमन कराता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बायोसिंथेसिस करता है ग्लाइकोलिपिड्स का, फॉस्फोलिपिड्स का एंड कोलेस्ट्रॉल्स का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, बायोसिंथेसिस करना, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। दीज लिपिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन्स। यही लिपिड्स जो है कि फॉर्मेशन करते हैं, इसी लिपिड्स की मदद से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और अलग अलग तरह के स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो फॉर्म होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो केमिकल्स चाहिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बायोसिंथेसिस होता है। कौन कौन से, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मदद से सेल मेम्ब्रेन बनते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट कंटेन्स फ्लैटेंड sacs called cisternae or it is mainly formed of vesicles and tubules. Ribosomes are attached to the outer surface of its membrane. It does not contain ribosomes. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के द्वारा, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल एंड एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। और ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल और एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल में। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट होता है, बहुत मात्रा में होता है लीवर में एंड टेस्टिकुलर सेल्स में, दैट इज लेडबिग सेल्स सिंथेसाइजिंग स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं।